हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम था वनस्पति जगत। ये चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये अभ्यास प्रश्न में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो हमने उन को सॉल्व नहीं किया है और वो पूछ लिए जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारे प्रश्न हम आसानी से कर सकें। अगर कोई उसमें नई भी चीज है तो उसे दोबारा से बता सकें। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, ये हम चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इसमें हम अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से है ये। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, शैवालों के वर्गीकरण का क्या आधार है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शैवालों के वर्गीकरण का आधार। यानी शैवालों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए, हमने शैवालों के बारे में पढ़ा है। ये जो है शैवालों का वर्गीकरण का आधार होता है, एक तो वर्णकों का प्रकार, वर्णकों का प्रकार कि भाई इसके अंदर क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल ए, तो सब में होता है, ए क्लोरोफिल बी है या सी है या डी है या फाइकोजेंथिल है या फाइकोएरिथ्रिन है या जेंथ, तो वो वर्णक है, वर्णकों के आधार पर। दूसरा है इसमें आवास के आधार पर, आवास। तीसरा इसके अंदर जो है संचित भोजन के प्रकार के आधार पर। इसके अलावा चल बीजाणु में कंसाविका के आधार पर, कंसाविका के आधार पर। मुख्य रूप से शैवालों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक तो है क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। तो आप समझ गए कि इनका वर्गीकरण का आधार क्या होता है। एक तो आवास होता है, इसके अलावा वर्णकों का प्रकार होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है, चल बीजाणु के अंदर कंसाविकाओं की संख्या और उनका निवेशन होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, लीवरवर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, इनका जीवन चक्र में कहां और कब निम्नीकरण विभाजन होता है। निम्नीकरण विभाजन यानी इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर लीवरवर्ट, इसके अलावा मॉस, फर्न और जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन का मतलब होता है कि एक तरह से अर्धसूत्री विभाजन में निम्नीकरण यानी अर्धसूत्री विभाजन कब होता है। अब देखिए इसका आंसर। देखिए, लीवरवर्ट, मॉस, ये दोनों जो पादप होते हैं ये अयुग्मित यानी अगुणित पादप होते हैं, ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं और ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों का मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इनके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो तब होता है जब निषेचन हो जाता है और निषेचन के पश्चात युग्मनज बन जाता है और उस युग्मनज में बीजाणु बनते हैं। तो उस बीजाणु के बनते समय इनके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि फर्न जो होता है
ये टेरिडोफाइटा वर्ग का पादप होता है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप खुद बीजाणुविद होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है पुधानी में और स्त्रीधानी में, तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिम्नोस्पर्म यानी ये सब एक साथ हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये मुख्य पादप बीजाणुविद होते हैं, और इनमें जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो इनमें तो होता है कब, जब युग्मनज निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है उसके अंदर होता है, जबकि इनमें होता है युग्मकों के निर्माण के समय, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि पौधे के 3 वर्गों के नाम लिखिए जिनमें स्त्रीदानी होती हैं। अब देखिए इनके अंदर स्त्रीदानी जो होती है उसमें आप कह सकते हैं जैसे ब्रायोफाइटा के अलावा देखिए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों ऐसे ही वर्ग हैं जिनमें क्या होती है, स्त्रीदानी होती है। यानी स्त्रीदानी की उपस्थिति तो ये तीनों वर्गों में होती है, क्योंकि इनके अंदर लैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सूत्र गुणिता बताओ। यानी सूत्र गुणिता मतलब यानी अगुणित होता है या द्विगुणित अवस्था में होता है। तो देखिए इस मॉस में प्रथम तंतु जो होता है मॉस के अंदर वो अगुणित होता है। साथ में द्विबीजपत्री में प्राथमिक भ्रूणपोष, तो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उसमें प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर त्रिगुणिता होती है। यहां देखिए मॉस का प्रथम तंतु ये होता है अगुणित, हैप्लॉइड होता है। दूसरा इस प्रश्न में पूछा गया है कि द्विबीजपत्री प्राथमिक भ्रूणपोष के अंदर, प्राथमिक भ्रूणपोष ये त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित 3n, वो भी द्विबीजपत्री का, द्विबीजपत्री। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, त्रिगुणित अवस्था होती है इसकी। इसके अलावा आता है कि मॉस की पत्तियों की कोशिका, मॉस की पत्तियों की कोशिका। देखिए मॉस जो होता है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो आता है वो अगुणित होता है, एन। इसके अलावा अगला जो है मार्केंसिया की जैमा कोशिका, इसमें भी मार्केंसिया जो है वो युग्म को किसका सदस्य होता है, ये भी मार्केंसिया जो है वो ब्रायोफाइटा का सदस्य होता है, इसमें भी एन होगा। साथ में एक बीजपत्री के अंदर जो मेरिस्टेम कोशिका होती है, एक बीजपत्री विभजोतक कोशिका, इसमें द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है, 2n अवस्था में होता है। यानी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जो है वो 2n अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा लीवरवर्ट के अंडाशय, फर्म के युग्मनज, तो इनके अंदर सब में जो है द्विगुणित अवस्था में होता है। अगला है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि शैवाल और जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व लिखिए। शैवाल व जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। देखिए शैवालों का आर्थिक महत्व यह है कि ये वातावरण में ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि ये शैवाल जो होते हैं ये 70% जलीय क्षेत्र यानी हमारे पृथ्वी का घिरा हुआ है, तो उसमें ये ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है।
साथ में कई शैवाल ऐसे हैं जिनको हम भोजन के रूप में खाते हैं, जिसमें क्लोरेला नाम का शैवाल है। इसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनसे औषधि प्राप्ति होती है, कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनसे एगार जेली की प्राप्ति होती है, जिसको आइसक्रीम वगैरह के रूप में काम में लाया जाता है बनाने में। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए भोजन तैयार करते हैं। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म वर्ग के जो पादप होते हैं इनसे ईंधन के लिए लकड़ी भी तैयार की जाती है। साथ में इनमें एक पादप होता है पाइनस, उससे चिलगोजा बना तैयार किए जाते हैं उसके बीजों से। इसके अलावा साइकस नाम का पादप होता है, उससे साबूदाने तैयार किए जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के बीच में बीज होते हैं, लेकिन उनका अलग अलग वर्गीकरण क्यों किया गया है? यानी जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म दोनों में बीज बनते हैं, ये बात सही है। लेकिन फिर अलग अलग इनको क्यों बांटा गया? क्योंकि इनके अंदर बीज जो है वो घिरे हुए नहीं होते, इनमें बीज अनावृत होते हैं। यानी फल भित्ति के द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं। इनमें बीज आवृत होते हैं, यानी बीज जो है वो फल भित्ति के द्वारा ढके हुए रहते हैं, यानी घिरे हुए रहते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रथम तंतु। तो देखिए, ये जो मॉस होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो बीज बनते हैं अगुणित, उन बीजों से जो पहली बार जो पादप तैयार होता है वो कहलाता है प्रथम तंतु। दूसरा है पूधानी। पूधानी का मतलब होता है नर जनन संरचना, जिसमें पुमर्णु बनते हैं, अर्थात इनकी ये एक प्रकार से गोलाकार संरचना होती है और नर जननांग है। स्त्रीदानी जो कि फ्लास्क रूपी संरचना होती है, जिसमें अंडकोशिका का निर्माण होता है, ये मादा जननांग होता है। द्विगुणितता का मतलब होता है जिसमें गुणसूत्र जो है वो द्विगुणित अवस्था में होता है, यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्र जोड़े के रूप में होते हैं। फिर आता है बीजाणुपर्ण। ऐसी पत्तियां जो कि टेरिडोफाइटा वर्ग की होती है, फर्न वगैरह, उनमें बीजाणुधानीय पत्तियों में समूह के रूप में लगती हैं। तो इन पर्णों को बीजाणुपर्ण या सौराई के नाम से जाना जाता है, या स्पोरोफिल्स भी कहते हैं इनको। इसके अलावा समयुग्मकी, जब युग्मक जो है वो समान साइज के, समान व्यवहार के होते हैं और वो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? समयुग्मकी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अंतर करो। अंतर करना है, देखिए करना। एक तो है लाल शैवाल और भूरे शैवाल। लाल शैवाल व भूरे शैवाल, ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं। देखिए, लाल शैवाल जो होते हैं इनमें आर फाइकोइरिथिन नाम का वर्णक होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है, इनका रंग लाल होता है। जबकि भूरे शैवाल जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। साथ में इसमें जेंथोफिल, फाइकोजेंथिल नाम का वर्णक पाया जाता है। कैरोटिनॉइड्स भी होता है और इसके कारण इनका रंग भूरा होता है। तो ये एक तो इनके अंदर वर्णकों की भिन्नता होती है। साथ में ये लाल शैवाल होते हैं, ये ज्यादातर समुद्री आवास में रहते हैं। ये भी समुद्री में रहते हैं, लेकिन कुछ एलवणीय जल में भी ये पाए जाते हैं। साथ में देखिए, इनके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो एल्जिन, इनकी जो भूरे शैवालों की, वो सेलुलोस और एल्जिन के द्वारा बनी होती है, जबकि इनके अंदर टोटली जो है वो सेलुलोस की बनी होती है।
इनमें जो संचित पदार्थ होता है वो लेमिनेरिन के रूप में होता है, लेमिनेरिन, और इसमें जो है संचित वो जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। तो ये अंतर हो जाता है। एक होता है लीवरवर्ट और मॉस। लीवरवर्ट व मॉस, ये जो है कम विकसित ब्रायोफाइटा होते हैं, ये ज्यादा विकसित होते हैं। इनके अंदर जड़ तना पत्तियों का विभाजन नहीं होता है, और मॉस जो होते हैं वो लंबे होते हैं, काफी फैले हुए होते हैं, इनमें पत्ती सदृश संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। तो ये कम विकसित है, ये ज्यादा विकसित है। अगला है युग्मक संलयन और त्रिक संलयन। युग्मक संलयन व त्रिक संलयन। संलयन देखिए, इसमें नर और मादा युग्मक एन एन मिलकर के 2n बनाते हैं। ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आवृतबीजी पादपों में एक द्वितीय कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक पहले से होते हैं, यानी इसको कह सकते हैं 2n। ये ध्रुवीय कोशिका होती है। ये ध्रुवीय कोशिका जो है ये भ्रूणकोश के अंदर होती है, 2 केंद्रकों के मिलने से बनती है। अब इसमें एक नर युग्मक और आकर के मिल जाता है, नर युग्मक जो कि n है। तो n और 2n क्या हो गया, 3n बन गया है। यानी इसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये 3n होता है। तो इसमें ये तो देखिए, ये तो है युग्मक संलयन और ये है त्रिक संलयन। इन 3 केंद्रकों का आपस में मिलना ये त्रिक संलयन कहलाता है, और 2 नर और मादा युग्मकों का मिलना युग्मक संलयन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपसे एक और पूछा गया है कि भाई एक तरफ पादपों के नाम दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनको किस वर्ग में रखा है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो ये क्लेमाइडोमोनास क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। साइकस क्या है, साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्लेजिनेला ये जो है टेरिडोफाइटा है, और सॉरी मॉस है स्लेजिनेला, और स्फेग्नम जो है ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से देखिए लास्ट में है जिम्नोस्पर्म के लक्षण, तो हमने अलग से बता दिया। जिम्नोस्पर्म जो है वो अनावृत बीजी उपादप होते हैं। तो ये हमारा हो जाता है चैप्टर पूरा। कल से हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 4, यानी बॉटनी का नहीं है, वो जूलॉजी का चैप्टर है, यानी जगत एनिमेलिया, या कह सकते हैं इसको एनिमल जगत। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।